Hello, good morning students. Myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग जो एक शहर का नाम है जो कश्मीर में आया हुआ है। इसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी सन में हुआ था और इनका निधन जो है 1972 ईस्वी सन में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अंत राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला काल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों की राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश में से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। गुलमर्ग एक शहर है जो कश्मीर में आया हुआ है। उसके बारे में यहाँ पे इसकी खूबसूरती बताई गई है और कभी यहाँ पे लेखक को ऐसा लगता है कि गुलमर्ग का वातावरण जो इनके अंदर समा गया है और गुलमर्ग की एक रात का जो सौंदर्य था वो कभी वो अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते। मोहन राकेश जो है वो पंजाब यानी जालंधर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, लेकिन उनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। इसके लिए वो साहित्यिक वातावरण में प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए कंप्लीट किया। फिर आगे की शिक्षा प्राप्त डीएवी कॉलेज जालंधर में अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। फिर कुछ समय तक इन्होंने कहानियाँ, पत्रिका, संपादन, लेखन वगैरह इन्होंने बहुत सारे सब लिखे। उपन्यास, नाटककार बहुत सारे, जैसे कि इनकी प्रमुख रचनाओं का खंडहर है, नए बादल, एक और आदमी, संग्रह, अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, सब प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों का राजहंस, ये सब इनके प्रसिद्ध नाटक है। ये एक सफल कहानीकार और नाटककार भी रह चुके हैं। तो आइए हम इसके आगे हम लेसन स्टार्ट करेंगे। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि हम जब फर्स्ट टाइम उसको देखते हैं तो चौंक उठते हैं, और फिर जब उसको धीरे धीरे वो चीज़ देखते रहते हैं तो फिर वो चीज़ की हमको क्या एक आदत हो जाती है। मगर लेखक क्या कहते हैं कि गुलमर्ग जो है वो एक ऐसी जगह नहीं है कि जिसको हम एक बार देखने के बाद फिर उसके बारे में दोबारा सोचे ना। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट
सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। अब यहाँ क्या लेखक कहते हैं कि वो पहली बार गुलमर्ग गए, तो वहाँ पे उनको कुछ वहाँ पे असाधारण नहीं लगा कि वहाँ खुले खुले मैदान थे, देवदार के जो बड़े वृक्ष होते हैं फूलों से लदे हुए, और तब घंटे भर में उन्होंने 1 घंटे में भर में उन्होंने पूरा गुलमर्ग को देखा है। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को ही उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि वहाँ पे वो महीनों तक रहे, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि पहली बार तो मैंने क्या देखा था। क्या कहते हो कि मैंने पहली बार तो इन्हें जो देखा था उस स्थान को मैं पूरा देख ही नहीं पाया, क्योंकि जब हम एक जगह रहना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ धीरे धीरे जो है वहाँ पे हर चीज़ हमको देखने को समझने को मिलती है। वहाँ के लोगों के साथ आत्मीयता एक बनती है, और हम उस जगह के एक अपने आप को एक पार्ट समझने लगते हैं, यानी हिस्सा समझने लगते हैं। कांपती तितलियाँ, उड़ते बादलों और बर्फ़ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वहाँ पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, यानी कांपती तितलियाँ, उड़ते बादल, बर्फ़ से चमकती हुई पहाड़ियाँ, और वहाँ जो विस्तार जो है वहाँ वो खुद रहते हैं, उसे अपने में समाया सा लगता है। यानी ये सब जो चीज़ है वो सब देख रहे हैं तो वो खुद के अंदर, उसको अपने आप के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसको खुद समा गए हैं वो सब चीज़ें। सूर्य उदय, सूरज का निकलना, सूर्य का अस्त होना, दोनों संध्याएं, सुबह और शाम की जो सुबह की जो सवा होती है और फिर शाम की घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। यानी जैसे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अपने कोई जगह जाते हैं तो फिर वहाँ पे अपने थोड़े टाइम तक रुक जाते हैं तो वहाँ की हर एक चीज़ क्या है उससे हम जुड़ जाते हैं, हमको वो चीज़ की याद आती है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि तितलियाँ जो है तितलियाँ उड़ रही है, बादलें उड़ रहे हैं, और क्या कहते हैं पहाड़ियाँ जो है बर्फ़ से चमक रही है, सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त देखना, वहाँ के घना कोहरा, पीली धूप, सब कुछ इतना यानी व्यक्ति के दिल में समा जाता है। ऐसा एहसास होता है कि जैसे किसी अपने से बिछड़ने का एक एहसास होता है, और फिर भी उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मैं ये सब चीज़ से क्या हूँ, अनजान हूँ। आप ये गुलमर्ग जो है पूरा 1960 की शायद फिल्म है, उसमें क्या कहते हैं गुलमर्ग का पूरी शूटिंग वहीं पे हुई है। आप कभी मिले टाइम तो देखना। आरजू मूवी है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली की आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोट्रिक के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तक छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नहीं नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को सिमटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई,
आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नर्म बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढल। यानी कवि इस पैराग्राफ में जो जो गुलमर्ग की जो पूरा वातावरण का इसमें पूरा बताया है कि वहाँ पे किस तरीके का जो वातावरण है, वह चारों तरफ हरियाली है, फूलों से क्या कहते हैं, जो छत जो है वो भर गए हैं, आकाश जो है मुग्ध होकर इधर उधर घूम रहा है, फूलों में नए नए कलर के फूल है, कलियां फूट रही है और बादलों के नीचे लोग बाहें फैलाए हरी घासों के बीच में बैठे हैं और दूर नज़र तक जो है घोड़े जो है दौड़ाती नज़र आती, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तक छिटके हैं। यानी चारों तरफ जो एक हरियाली का मौसम होता है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ भी बरसात का मौसम है। आप जानते हो कि बरसात जब होती है तो चारों तरफ क्या सृष्टि रंग बिरंगी और हरियाली चारों तरफ हो जाती है। तो इसी तरह पर यहाँ पे जो है गुलमर्ग की जो खूबसूरती का बयान जो है ना, लेखक ने बहुत ही रोमांचक अंदाज से किया है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों पर बकरियों के रेवाड़ पगडंडिया पर टिक जाएंगी। दिन रात तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचल हो जाती है। अब क्या सूरज जब चमकेगा तो क्या फूल भी खिलते हैं, फूल का भी एक नया जन्म होता है। और जो आकाश में जो बादल, जो छोटे छोटे बादल होते हैं, द्वीप यानी छोटे छोटे बादल जो है इधर उधर भटकते फिरते हैं और लोग जो है अपनी बकरियां भेड़ियों के क्या कहते हैं लेके भेड़िया चराने जाते हैं और दिन भर जो है तब जाके रात की फिर वो प्रतीक्षा करते हैं कि रात होती है तो एक अजीब सी खामोशी वहाँ पे छा जाती है और जो दिन भर की जो जितनी भी वो रहती है वाचल, वो सब जो है क्या है कुछ एकदम शांत हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, या इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। आ। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि वो गुलमर्ग की वो रात जो है वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि वह होटल की एक खिड़की के पास खड़े थे और बहुत दूर जो है सामने जो एक बरसती घटा जो उनकी तरफ आ रही थी। वो ऐसा वेट कर रहे थे, इंतजार प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो घटा कब मुझ यानी मेरे पास आएगी और मुझे अपने में लपेट लेगी और मुझे उस बरसती घटा में घिर जाने से बहुत ही मुझे खुशी होगी। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यानी घटा जो हमारे सर पे आ जाए और उसके अंदर हम छोटे हो जाए और उसमें हम छा जाए। इससे अलग स्थिति इस बार आती हुई घटा को हर संकेत के सामने थे और वो खिड़की के पास खड़े होकर उस घटाओं को बुला रहे थे। लेखक आ यानी मेरे पास आ जाओ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। कवि जो है उस घटा को बुला रहे थे कि मेरे पास आ जा और कहते हैं कि मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। क्या कहते हैं कि हवा तो बहुत तेज़ थी मगर घटा जो है वो बढ़ नहीं रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी।
बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कुरकुराती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नांग कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियां का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। अब यहाँ पे क्या लेखक कहते हैं कि हवा तेज थी, लेकिन घटा जो है वो बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि तूफान तो बहुत उठा था और बादल भी गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और उनको ऐसा कि कब ये, और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बारिश के बूंदे मेरे ऊपर और कब ये बिजलियां मेरे ऊपर आके टूटेंगी। और वो बाहें फैलाकर सामने खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। अब क्या हुआ? अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अब अचानक क्या है, हवा रुक गई। जो इतना तेजी से तूफान उठा था वो रुक गया और अब उनकी हालत कैसी हुई है कि जैसे दूर कटे हुए एक पक्षी कैसे दम तोड़ देते हैं, इसी तरह उनकी भी हालत हो गई है। और उनकी सांस, जैसे बिजली की सांस रुक गई, ऐसे वो उनकी भी सांस रुक गई है, क्योंकि हवा के रुक जाने से उनको बहुत ऊंचे आसमान से नीचे गिरना पड़ा। यानी क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से जो है वो अपनी सोच को वो अपने आसमान में ले गए थे और जब हवा रुक गई तो वो आसमान से डायरेक्ट नीचे गिर पड़े। और तूफान का जो जोम था, जो मैंने क्या कहते, यानी तूफान का जो ताकत जो थी तो वो भी बहुत तेज था। वो भी जोम जो है वो भी उतर गया और साथ में लेखक का भी उसके बराबर। और कहते हैं कि मैं शायद उसके बराबर का नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। कहते हैं वो ऐसा पल था, ऐसा मोमेंट था कि जो लाइफ में सिर्फ एक या दो बार आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। कहते हैं कि गुलमर्ग में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में एक दो बार तो अवश्य यानी ऐसे पल आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान। ज़्यादातर लोग गल्फ खेली जा सकती थी। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता था? क्यों? गल्फ खेलने के लिए। कहते हैं कि वहाँ पे नहीं, इस तरह से जो दृश्य होता है जो वो अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ एक दो बार तो उनकी लाइफ में होता होगा। और इसके लिए कि वहाँ पे व्यक्ति जो इंसान को वो वहाँ पे दोबारा खुद वहाँ पे खींच ले जाता है। नहीं तो कहते हैं कि वहाँ पे है क्या, एक खुला सा मैदान जहाँ लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे, स्वाध्याय। ओके, स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, एक एक वाक्य के प्रश्न है। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा था? तो इसका उत्तर है कि गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। यानी कि गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा था? तो गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण जो है ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? तो इसका आंसर है, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण के उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने के कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 3, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा?
खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसती घटा को क्या देखकर किस बात का प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में समेट ले। क्वेश्चन नंबर 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? तूफान के एकाएक रुक जाने के बाद लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कटे हुए पक्षी जैसे अपना दम तोड़ देते हैं, इसी तरह उनको भी अपना दम तोड़ते हुआ लगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो लेखक को इस बात का अफसोस हुआ क्या कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता। कि लेखक को किस बात का अफसोस हुआ कि मैं यानी घटा के बराबर जो घटा का जो वो महसूस कर रहे थे कि मैं उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने पगडंडी के लिए पतली पतली नर्म उपमा दी। क्वेश्चन नंबर 2, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? कि गुलमर्ग से विदा होते ही समय सैलानियों को ऐसा एहसास होता है कि गुलमर्ग में रहते हुए हर एक सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचल क्यों कहा? गुलमर्ग में जो रात आती है सब कुछ खामोश हो जाती है। दिन में सैलानियों के कारण वह बहुत वाचल रहती है। इसके लिए जो लेखक ने वाचल कहा है। सैलानी कब और क्यों सिहर जाती है? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत के कारण सिहर जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसती घटा से जाते ही प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पे इसका आंसर है कि लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? क्योंकि अचानक जो है हवा रुक जाती है और जो वो महसूस कर रहे थे कि घटा उनके तरफ आएगी और वो अपने आप में उनको समा लेगी, तो वो रुक जाती है। इसके लिए उनकी जो इंतज़ार जो उनका प्रतीक्षा जो रहता है वो असफल हो जाता है। यहाँ पे जो है हमारा लेसन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके।